हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। हमारा पर्पस था यूनिवर्स के अंदर कौन से चेंजेस होंगे कौन से नहीं होंगे, वो सॉल्व नहीं होता है। दो, फर्स्ट लॉ हमें ये तो बताता है कि यूनिवर्स के अंदर ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही है, वो नहीं होंगे। लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि बाकी के प्रोसेस जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है वो होंगे या नहीं होंगे। उसके लिए हमें कुछ और सोचना होगा। फॉर दैट पर्पस एक टर्म हम अब यहां पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं विच इज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है तो इसमें अभी टाइम लगेगा। इससे पहले एंट्रोपी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक फॉर्मूला अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं। चेंज इन एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q रिवर्सिबल बाय T। ये फॉर्मूला एक होता है। ऑब्वियसली जैसे ही फॉर्मूला मैंने लिखा आपके माइंड में यही क्वेश्चन आया होगा कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया है। तो मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला जो है वो कहीं से आया नहीं है। एक टर्म हमने यहां पर डिफाइन की है Q रिवर्सिबल बाई T। एक टर्म हमने डिफाइन की है और इस Q रिवर्सिबल बाई T को हमने क्या कह दिया, चेंज इन एंट्रोपी। आप ऐसी बहुत सारी टर्म्स डिफाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बस एक टर्म यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं Q रिवर्सिबल बाई T और उसको हमने क्या कहा है, चेंज इन एंट्रोपी। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये जो टर्म हमने डिफाइन की है ये क्या है, इसका यूज क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में वन बाय वन करके मैं सबका आंसर करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं ये कह सकता हूं ये टर्म जो हमने यहां डिफाइन की है, जो भी ये टर्म यहां पर Q रिवर्सिबल बाई T को, देखिए जरूरी नहीं चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी तो एक वर्ड हमने यूज किया है, आप नाम कुछ और भी रख सकते थे। हाँ बट राइट नाउ हाँ ये जो टर्म हमने डिफाइन की है चेंज इन एंट्रोपी को हमने जो डिफाइन किया है, तो सबसे पहले हम यहां पर ये प्रूव करेंगे कि ये जो टर्म एंट्रोपी यहां डिफाइन हुई है ये एक स्टेट फंक्शन है। अगर आप इस तरह से कोई टर्म डिफाइन करते हो, इसको मैं ऐसे बोल दो डी फाई, अगर मैं इसको एस की जगह फाई लिख देता हूं तो ये जो फाई होगा, अगर आपने उसको इस तरह से डिफाइन किया है तो ये जो फाई होगा वो एक स्टेट फंक्शन होगा। क्वेश्चन आता है फिर से, कैसे आपने कह दिया सर कि ये स्टेट फंक्शन होगा? तो चलिए पहले उसी को प्रूव करते हैं कि हाँ ये जो टर्म हमने यहां पर डिफाइन की है एस, ये एस एक स्टेट फंक्शन है। उसका तरीका क्या होगा, तो इनिशियली मैंने आपको कुछ कंडीशंस लिखवाई थी कि कोई भी फंक्शन अगर स्टेट फंक्शन है तो वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है। उनमें से एक कंडीशन ये थी कि ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस जो स्टेट फंक्शन में चेंज होता है वो जीरो होता है। तो यहां पर भी अब हम एक साइक्लिक प्रोसेस यूज करेंगे और उस साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या उस साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो चेंज इन एंट्रोपी जीरो आता है या नहीं आता है। अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जो कि हमने इस तरह से डिफाइन किया है अगर वो जीरो आता है, दैट मीन्स हमारा जो एस जो हमने डिफाइन किया है वो एक स्टेट फंक्शन होगी। तो यहां पर अब जो साइक्लिक प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। यहां पर कार्नोट साइकिल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आता है कार्नोट साइकिल से क्यों कर रहे हैं, तो मैं इसे ऐसे पुट कर सकता हूं, ये सिंपलेस्ट वे है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। अदरवाइज आप किसी और साइक्लिक प्रोसेस से भी ऐसा कर सकते हो बट उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो कार्नोट साइकिल से अब हम प्रूव करेंगे कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। पहले बात करते हैं कार्नोट साइकिल। तो ये एक 4 स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें से 2 स्टेप आइसोथर्मल की और 2 स्टेप एडियाबेटिक की होती है, ए बी सी और ये डी। ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। यहां पर ए से बी ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांशन कह सकते हो आप इसे, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है। कुछ अगर लिख रहे हो पेपर पर तो कुछ गैप छोड़ के लिखना, 2-3 लाइन। बी से सी, बी से सी एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है। सी से डी आइसोथर्मल कंप्रेशन और फाइनली डी टू ए एडियाबेटिक कंप्रेशन।
ये 4 स्टेप प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, जिसके थ्रू हम वापस से ए पॉइंट पर आ रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस है 4 स्टेप में जो हम कर रहे हैं, 2 मैंने कर्व प्लॉट कर दिया, तो इसका एक मतलब ये आता है कि हाँ ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जो कार्नोट साइकिल है वो हम रिवर्सिबली भी कर रहे हैं और ये कार्नोट साइकिल हम इरिवर्सिबली भी करेंगे, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। रिवर्सिबल का तो कर्व मैंने प्लॉट कर दिया, इरिवर्सिबल का नहीं किया है। तो इमेजिन करो 2 कार्नोट साइकिल हम कर रहे हैं, रिवर्सिबली भी कर रहे हैं, इरिवर्सिबली भी हम कर रहे हैं। तो यहां पर ये 4 स्टेप्स है, रिवर्सिबल का कर्व मैंने प्लॉट किया हुआ है, इरिवर्सिबल का नहीं किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। सिंस यहां पर ए से बी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट थ्रू आउट दिस प्रोसेस टेम्परेचर को हम मार्क कर रहे हैं T2। बी से सी हम जा रहे हैं, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर कम होगा। इनफैक्ट यहाँ पर ये टेम्परेचर मैं लिख देता हूँ T1। सी से डी अगेन आइसोथर्मल है, तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर T1, तो यहाँ से यहाँ T2 आइसोथर्मल है, यहाँ से यहाँ T1। ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, वही हमें यूज करनी है। ए पॉइंट का वॉल्यूम VA, बी पॉइंट का वॉल्यूम VB, सी पॉइंट का वॉल्यूम VC और डी पॉइंट का वॉल्यूम हम मार्क करेंगे VD। फर्दर इसके अंदर ए से बी आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, Q इक्वल्स टू -W। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। तो यहां पर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको हम किससे मार्क कर रहे हैं, Q2 से अंदर जा रही है, ये कह सकते हो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो Q2 यानी Q2 की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। बी से सी कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एडियाबेटिक है। ए से डी कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन वापस से सी से डी कंप्रेशन हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो सिस्टम को मतलब एनर्जी दे रहे हैं, तो सिस्टम वापस से एनर्जी लूज कर रहा होगा, यानी बाहर एनर्जी निकल रही Q1। यहां पर मैं बता दूं Q2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि सिस्टम हीट लूज कर रहा है। ये तो टर्म्स है जो कि अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब करना क्या, चलिए तो समझ में आ गया कि ये 4 स्टेप प्रोसेस है, इसमें से 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक। क्या हमें करना है, तो पहला काम करते हैं, इस प्रोसेस से रिलेटेड हर एक स्टेप का हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, फिर मैं बताऊंगा उसका यूज क्या है। तो वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर अब वर्क डन फाइंड आउट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये प्रोसेस हम रिवर्सिबली भी कर रहे हैं और इरिवर्सिबली भी कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से स्टेप हम रिवर्सिबल के लिए लिख रहे हैं और कौन से स्टेप हम इरिवर्सिबल के लिए लिख रहे हैं, या कौन से स्टेप हम दोनों के लिए लिख रहे हैं। तो ए से बी तो प्रोसेस क्या हो गया, आइसोथर्मल। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो आप कह सकते हो कि जो डेल्टा यू चाहे रिवर्सिबल हो चाहे डेल्टा यू इरिवर्सिबल हो, यानी दोनों के लिए डेल्टा यू तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर ये जो Q2 है वो किसके बराबर होगा, -WAB। चाहे प्रोसेस हम रिवर्सिबली करें चाहे प्रोसेस हम इरिवर्सिबली करें, Q2 जो है -WAB के बराबर होगा। हाँ, लेकिन अब अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना चाहते हो तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि प्रोसेस हमने रिवर्सिबली किया है या इरिवर्सिबली किया है। तो यहाँ पर अगर वर्क डन का फॉर्मूला रिवर्सिबल के लिए -nRT टाइप होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो nRT2ln VB अपॉन VA। ये फॉर्मूला मैं तभी लिख सकता हूं ये वाला जब प्रोसेस रिवर्सिबली हो। इरिवर्सिबल के लिए आप ये नहीं लिख सकते हो, लेकिन चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, Q2 इक्वल्स टू -WAB या -WAB इक्वल्स टू Q2 तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये पार्ट तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। ठीक है, बी से सी, Q तो 0 हो गया, तो वर्क डन फ्रॉम B टू C, वर्क डन फ्रॉम B टू C। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला NCV, फाइनल टेम्परेचर T1, इनिशियल टेम्परेचर T2। और एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला डेल्टा U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। रिवर्सिबल में भी यही होता है, इरिवर्सिबल में भी यही होता है, तो ये रिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल है और इरिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। देन C से D आइसोथर्मल कंप्रेशन, Q1 हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू -WCD
रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल एप्लीकेबल होगा nRT1 वॉल्यूम ln VD अपॉन VC। ये तभी यूज करोगे जब प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। एंड देन D2A एडियाबेटिक कंप्रेशन W D2A इक्वल्स टू NCV फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1। ठीक है, तो ये हर एक स्टेप का वर्क डन और क्यू लिख दिया हमने। हर एक स्टेप में क्या क्या वर्क डन होगा वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं। एक टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है, टोटल वर्क डन कितना होगा, तो WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA, हर एक स्टेप का वर्क डन का सम कर दिया। अब जब हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहां पर ये दोनों जो वर्क डन है, चाहे रिवर्सिबल हो तब भी फॉर्मूला यही है, चाहे इरिवर्सिबल हो तब भी फॉर्मूला यही है, या T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, ये दोनों टर्म तो हमेशा क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो ये WBC हमेशा ही WDA से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो टोटल वर्क डन जो होगा विल बी इक्वल्स टू WAB प्लस WCD, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, कोई चेंज यहां पर नहीं होगा। देन यहां पर वर्क डन तो चलिए आ गया। अब क्या करें, तो एक टर्म हम यहां पर अब डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी। ये कोई भी जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, ये कहाँ होते हैं ये साइक्लिक प्रोसेस, जैसा मैंने पहले भी बताया था, जितने भी इंजन्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनमें सब में साइक्लिक प्रोसेस ही होता है। पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, मूव करता रहता है, तो ये सब साइक्लिक प्रोसेस है और इससे हमें वर्क मिलता है। ये जितने भी इंजन्स कार में, बाइक्स में हम जहां यूज कर रहे हैं, तो इन इंजन्स के लिए एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। क्या होती है एफिशिएंसी, इंजन को हम क्या करते हैं, कंबशन के थ्रू हीट देते हैं, पेट्रोल या डीजल के कंबशन के थ्रू हीट देते हैं, और उस हीट के बदले में ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन आई थिंक सबको पता है कि जितनी हम हीट देते हैं उतना हमें वर्क नहीं मिलता है। हम जो हीट देते हैं उसमें से कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है, बाकी जो हीट है यानी एनर्जी है वो वापस से इंजन जो है वो सराउंडिंग्स को दे देता है, तो वो एक तरह से हमारा लॉस ही है। तो जो इंजन की एफिशिएंसी डिफाइन होती है, एफिशिएंसी वो होती है वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय यहां पर हीट सप्लाइड, और परसेंटेज में चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। यहां पर अब इसको यूज करने से पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूं, कंफ्यूजन होता है बहुत बार। सपोज करिए, इमेजिन करना है, आप इसे इमेजिन कर, मैंने आपको लेट से 100 रुपीज दिए और आपसे मैं कहता हूं कि आप इन्हें खर्च कर दो। बट मान लीजिए आप सारे रुपए, सपोज वैसे हो नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए आपने खर्च नहीं कर पाए, आप 40 रुपीज ही खर्च कर पाए, 60 रुपीज वापस से आपने मुझे लाके दे दी। तो आपको जो आपकी जो खर्च करने वाली जो एबिलिटी कह दो, एफिशिएंसी कह दो, व्हाटएवर, वो क्या होगी, क्या वो 100% होगी? नहीं सर, मैंने तो 40 वापस 60 आपको लौटा दिए, तो इसका मतलब 40 खर्च कर दिए मैंने। नहीं, मैंने आपको दिए 100 थे जिसमें से 40 खर्च किए। अब आपने वापस कितने लौटाए वो एफिशिएंसी में काउंट नहीं होते हैं। 100 मैंने दिए थे, आपने 40 ही किए, तो वो एफिशिएंसी कितनी काउंट होगी, 40। वापस आप कितनी हीट अमाउंट लौटा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से इस इंजन को, ये एक साइक्लिक प्रोसेस, यानी इंजन और साइक्लिक प्रोसेस, अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस इंजन को हम Q2 हीट दे रहे हैं, Q2 हमने हीट दी, हीट सप्लाइड, हमने इसको Q2 हीट दी है। हाँ, ये जरूर हो रहा कि वापस से ये सिस्टम आपको Q1 लौटा रहा है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में केवल क्या आएगा, Q2 हीट सप्लाइड टू दी सिस्टम। हमने कितनी हीट उसे दी है, उसमें से उसने कितना वर्क किया है, वर्क डन बाय दी सिस्टम। तो यहां पर अब एक चीज ध्यान रखना, जो वर्क डन हुआ वो तो हम लिख देते हैं W टोटल, लेकिन केमिस्ट्री का जो साइन कन्वेंशन है, केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन को अगर आप सोचोगे तो ये जो वर्क डन हम निकालते हैं, बेसिकली
ये वर्क डन ऑन दी सिस्टम है। कैसे? अगर यूं कह दूं वर्क डन 50 है, मैं कहता हूं वर्क डन 50, आप इससे यही मतलब निकालते हो कि ये वर्क सिस्टम पर हो रहा है, प्लस साइन के साथ है तो हो रहा है। तो वर्क डन अगर सिस्टम पर हो रहा है तो वर्क डन और वर्क डन बाय द सिस्टम के साइन, वर्क डन ऑन द सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या जाता है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा वर्क डन -50 किलो जूल, ये लिखा हुआ है, और आपसे पूछूंगा वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या -50 नहीं, आंसर क्या होगा? 50 किलो जूल वर्क डन बाय द सिस्टम। अब साइन नहीं आएगा, तो यहां पर क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन और वर्क डन बाय द सिस्टम में किसका डिफरेंस आता है? एक साइन का डिफरेंस आता है। तो यहां पर मैं एक नेगेटिव साइन लगा रहा हूं। इसको एक दूसरे तरीके भी समझा जा सकता है, ऐसे भी समझ लो, अगर मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया तो ये जो हमारा वर्क डन है, क्योंकि सिस्टम कर रहा है, तो हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो ये माइनस में आएगा। तो अगर आपने ये माइनस साइन नहीं लगाया तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, इसीलिए हम माइनस साइन लगा रहे हैं, वो साइन कन्वेंशन के कारण है। यही अगर आप फिजिक्स में करोगे तो यहाँ वहाँ पर माइनस साइन नहीं लिखना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, केमिस्ट्री का जो W होता है वो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, और फिजिक्स का जो W होता है वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। इस तरह से भी आप सोच सकते हो, थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको ये बातें, बट हाँ यहाँ पर वर्क, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वर्क डन और वर्क डन बाय द सिस्टम में साइन का डिफरेंस होता है, जो आप यहां से भी देख सकते हो, वर्क डन -50, वर्क डन बाय द सिस्टम 50, बिकॉज आपने बोल ही दिया वर्क डन बाय द सिस्टम। तो W टोटल कितना हो जाएगा? -WAB, ये माइनस है, -W, यहां से क्या बचा? CD डिवाइडेड बाय Q2 इंटू 100। राइट? देन यहां पर अब मैं -WAB और -WCD, ये एफिशिएंसी है, -WAB की जगह क्या लिख सकता हूं? अभी जो हमने फॉर्मूले लिखे थे Q2, -WAB की जगह पीछे लिखा होता, -WCD की जगह क्या लिख सकता हूं? Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इंटू 100। ये इसकी जगह, और मैंने क्या कहा था? ये फॉर्मूले -WAB की जगह Q2, -WCD की जगह Q1 हम लिख सकते हैं, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। तो हमारे पास एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला आ गया। बट हाँ, इस फॉर्मूले को देख के बहुतों को ऐसा लग सकता है, इस फॉर्मूले को देखते हुए कि बहुतों को ऐसा लग सकता है कि ये जो एफिशिएंसी है वो 100% से ज़्यादा आ रही है, क्योंकि Q2 प्लस Q1 है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, इस Q1 की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो Q2 प्लस Q1 की वैल्यू Q2 से कम होगी, तो एफिशिएंसी 100% नहीं आएगी। तो हमारे पास एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो फॉर्मूला यहाँ आया है इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल, एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल as well as irreversible Carnot cycle, is applicable for reversible and irreversible Carnot cycle। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2 इंटू 100 विच इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। अभी भी हमने ये जो सारा डिस्कशन अभी तक हुआ रिवर्सिबल के लिए भी है, इरिवर्सिबल के लिए भी है। अब हम यहां पर रिवर्सिबल की कंडीशन डाल रहे हैं। तो फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, अब मैंने रिवर्सिबल वर्ड यूज कर दिया, तो Q2 की जगह क्या लिख सकता हूं? NRT2 ln VB अपॉन VA प्लस NR
T1 ln Vd अपॉन Vc, फॉर्मूले ये सब लिखे हुए हैं, देख सकते हो, अभी मैंने लिखा था, डिवाइड बाय NR T2 ln Vb अपॉन Va, राइट। हाँ, लेकिन अब ये सारा डिस्कशन किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए। ऑब्वियसली एन और आर आप कह सकते हो कट जाएंगे, बाकी कुछ टर्म्स यहाँ पर है उनको हमें देखना है। अब यहाँ पर 4 वॉल्यूम है, VA, VB, VC और VD, इनको भी हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो अब हम रिलेट करें VA, VB, VC, VT को। तो यहाँ से हम देखें B से C एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, और अब हम रिवर्सिबल की बात करें तो इसके लिए हम PV की पावर गामा वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ B से C के लिए तो T2 VB की पावर गामा माइनस 1, TV की पावर गामा माइनस 1 का फॉर्मूला। तो टेम्परेचर यहाँ T2 VB की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 VC की पावर गामा माइनस 1, T1 VC की पावर गामा माइनस 1 B से C के लिए। देन A से D के लिए बात करें तो यहाँ पर T2, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, T2 VA की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 VC की पावर VD की पावर गामा माइनस 1। इसके लिए भी और इसके लिए भी फॉर्मूला लगा दिया, राइट। अगर हम इनका रेशियो लें तो यह रेशियो ले लिया, T1 से T1, T2 से T2 कैंसिल, सबकी पावर गामा माइनस 1 वो कैंसिल, तो बचेगा क्या? VB अपॉन VA इक्वल्स टू VC अपॉन VD। VB अपॉन VA इक्वल्स टू VC अपॉन VD, ये फॉर्मूला हमारे पास आया है। यहां से अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ क्या है? VD अपॉन VC, उसे मुझे उल्टा करना होगा, VC अपॉन VD। VC अपॉन VD करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। VC अपॉन VD की जगह क्या लिख सकते हैं? VB अपॉन VA। तो यहाँ पे भी VB अपॉन VA, VB अपॉन VA, VB अपॉन VA वो कैंसिल आउट हो जाएगा। NR ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए, तो बचेगा क्या यहाँ पर? T2, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया था, T1 अपॉन T2, यहाँ पर 100 और यहाँ पर भी ये 100। यानी एफिशिएंसी निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल है। तो ये कंडीशन हमेशा याद करना, फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये रिवर्सिबल के लिए भी है, इरिवर्सिबल के लिए भी है, और ये रिवर्सिबल के लिए है। पहले इसकी बात करते हैं, फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। यहां से अगर हम देखें, इस फॉर्मूले को हम देखें तो यहां से आप कह सकते हो कि जो एफिशिएंसी है वो कुछ 100% से कम ही होगी। हाँ, सोचो एफिशिएंसी 100% कब हो सकती है? तो फॉर 100% एफिशिएंसी, फॉर 100% एफिशिएंसी क्या होना चाहिए? या तो T1 टेंड्स टू 0 होना चाहिए, 0 केल्विन, और T2 टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए। यही हो सकता है, T2 टेंड्स टू इंफिनिटी या T1 टेंड्स टू 0। और मैं आपको बता दूं T1 एग्जैक्टली 0 नहीं हो, नॉट टेंड्स टू 0, T1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नॉट टेंड्स टू, T1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या T2 टेंड्स टू इंफिनिटी। तो T1 एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता और T2 ना इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब एक कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। और ये तो हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल की। अगर रिवर्सिबल की नहीं हो सकती तो याद करो एक स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था, रिवर्सिबल आर मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल। तो अगर रिवर्सिबल की नहीं हो सकती तो इरिवर्सिबल की भी नहीं हो सकती है। हाँ, ये कह सकते हो, ये सारा जो डिस्कशन हमारा हो रहा है
वो कार्नोट साइकिल के लिए हो रहा है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर आप कोई और साइक्लिक प्रोसेस करके भी देखोगे तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती। एंड दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है कि कोई अभी मैं इसको लिखाऊंगा आपको, बट हाँ किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। हाँ ये हमने जनरलाइज कर दिया, प्रूव हम केवल कार्नोट के लिए कर रहे हैं, बट आप कोई सा भी साइक्लिक प्रोसेस लेके इस तरह की कैलकुलेशन करके देखोगे किसी की भी एफिशिएंसी 100% नहीं आएगी, किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। एंड दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने आपको पहले ही कहा था ये लॉज ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, ये सब हमारे ऑब्जर्वेशन पर है, हमने इनको ऑब्जर्व किया है। क्यों नहीं हो सकती एफिशिएंसी, ये आप इस जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट ये हम ऑब्जर्व यहां पर कर सकते हैं कि हाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा। जैसे एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ये फैक्ट है। क्यों नहीं कर सकते इसका किसी के पास कोई आंसर नहीं है। उसी तरह से एफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकती है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब पहले आप लिखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट डाउन द स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट लिखिए। इट इज इम्पॉसिबल for a cyclic process to convert heat into work, without the simultaneous transfer of some part of heat from a body body at higher temperature to a body at lower temperature. क्या मतलब हुआ इसका वो समझा रहा हूं। अब इसको थोड़ा अलग तरह से हम समझें। जनरली ये डायग्राम आपने हो सकता है देखे हुए हो। ये एक इंजन है जिसमें साइक्लिक प्रोसेस होता है। हम इस इंजन को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। कितनी हीट दे रहे हैं, Q2 हीट दे रहे हैं। जहां से हीट दी जाती है उसे हम कहते हैं सोर्स, इसे बोला जाता है सोर्स। सोर्स से हम इसको हीट दे रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इंजन जो है हमारे लिए वर्क करे, लेकिन साथ में हम ये भी चाहते हैं कि ये प्रोसेस साइक्लिक हो ताकि वापस से हम इसे रीयूज कर सके। तो दो कंडीशन है, प्रोसेस साइक्लिक होना चाहिए और हमें वर्क मिलना चाहिए। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर आप चाहते हो कि ये प्रोसेस साइक्लिक हो तो इस हीट का कुछ पार्ट तो वापस से आपको किसी और बॉडी को ट्रांसफर करना होगा जिसका टेम्परेचर जो है वो इस बॉडी से कम होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सिंक। यानी ये जो T1 है वो T2 से कम होना चाहिए। तो इस हीट का कुछ पार्ट तो ये इसको ट्रांसफर करेगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क डन में। और यहाँ पर जो वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर Q2
प्लस Q1 ही लिखेंगे, क्योंकि इस Q1 की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, तो ये बेसिकली डिफरेंस को ही शो कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस है उसी को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी जितनी हम हीट दे रहे हैं वो सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही, उसका कुछ पार्ट तो आपको किसी और बॉडी को यानी सराउंडिंग्स को बोल सकते हो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये प्रोसेस साइक्लिक हो सकता है। यानी अगर चाहते हो कि वापस घूम फिर कर ये इंजन अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, तो इस हीट में से कुछ हीट आपको इसको देनी पड़ेगी, बची हुई हीट ही यहाँ कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस साइक्लिक है, तो इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर ये इस हीट में से कुछ हीट यहाँ दे रहा है, रिमेनिंग एनर्जी को ही वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, तो वर्क जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती है। यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क without the simultaneous transfer of some part of heat from a body at higher temperature to a body at lower temperature। इस हीट का कुछ ना कुछ पार्ट तो इसे देना ही पड़ेगा। 100% जो आप हीट दे रहे हो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इस तरह से नहीं कि मैंने 100 किलो जूल दी, वो पूरी वर्क में कन्वर्ट हो गई और सिस्टम वापस ओरिजिनल स्टेट में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जो हमने हीट दी उसमें से कुछ तो वो हीट की फॉर्म में वापस सराउंडिंग्स को एज ए लॉस देगा और बाकी एनर्जी को ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 100% ये वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। इसको अब मैं थोड़ा सा आपको, ये तो चलो यहाँ से जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसको मैं ग्राफिकली भी थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको आप यूँ समझ लीजिए कि हमने क्या किया, ये कार्नोट आइसोथर्मल एक्सपांशन किया, हमने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम ने वर्क किया, फिर इवन और एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ सिस्टम ने और वर्क किया, और अच्छी बात है हमारी। लेकिन अब हम यहाँ से यहाँ आ गए, ए से सी पॉइंट पर आ गए। अब हमें वापस इंजन को रीयूज करना है, तो सी से वापस किस पे जाना होगा, ए पॉइंट पर जाना होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, सी से वापस ए पॉइंट पर जाना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर आप सी से ए पॉइंट तक जाओगे तो हो सकता है आप 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारी स्टेप्स ले सकते हो। लेकिन चाहे 2 स्टेप में जाओ, चाहे 3 स्टेप में जाओ, चाहे 4 स्टेप में जाओ, एक ना एक स्टेप उसमें से ऐसी जरूर होगी जिसमें सिस्टम वापस से हीट लूज कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर वापस से लूज कर रहा है और फिर यहाँ पर जा रहा है, यानी हीट आई भी सही और हीट जा भी रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सी से ए पहुंच जाए बिना हीट लूज किए हुए आप सी से ए तक नहीं जा सकते हो। अगर आपको सी से ए तक जाना है तो एक ना एक स्टेप तो ऐसी होगी जिसमें वापस सिस्टम हीट लूज करेगा। यानी ओवरऑल प्रोसेस की मैं बात करूं तो ओवरऑल प्रोसेस में क्या होगा, ओवरऑल प्रोसेस में ये होगा कि एक स्टेप ऐसी होगी जिसमें सिस्टम हीट ले रहा है और एक स्टेप ऐसी भी होगी जिसमें सिस्टम वापस हीट दे रहा है। अगर ये ऐसी 2 स्टेप नहीं है तो आप कभी भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकते। और अगर हम सिस्टम हीट ले भी रहा है और वापस दे भी रहा है, मतलब जितनी हीट उसने ली है उतनी वापस वो नहीं उतनी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वापस हीट लूज भी करनी। बहुतों के माइंड में ये आता है कि नहीं सर मैं तो सी से जा सकता हूं, कैसे, एडियाबेटिक प्रोसेस कर दो सर, हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी। क्या आपको लगता है ये एडियाबेटिक है तो ये भी एडियाबेटिक हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज ये एडियाबेटिक एक्सपांशन है। जब आप कंप्रेशन करोगे यहीं से तो ये तो वापस रिट्रेस हो जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा, नहीं जा पाएगा। अगर आप ये एडियाबेटिक एक्सपांशन है तो कंप्रेशन वापस यही होगा। किसी भी 3 स्टेप वाले प्रोसेस में, 3 स्टेप वाले रिवर्सिबल की ही अभी बात कर रहा हूं मैं, उसी पर फोकस करिए। 3 स्टेप वाले में 2 एडियाबेटिक या 2 आइसोथर्मल नहीं हो सकते, बिकॉज वो उसी को रिट्रेस करेंगे। तो ये सी से आप एडियाबेटिक नहीं जा सकते क्योंकि बी से ऑलरेडी एडियाबेटिक है। अब आप चाहे कितनी भी स्टेप्स कर लो, एक ना एक स्टेप ऐसी जरूर होगी जिसमें सिस्टम वापस हीट लूज कर रहा होगा, इसीलिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये यहाँ पर थोड़ी स्टैंडर्ड टर्म्स है, सोर्स T2 इज सोर्स, T1 इज सिंक, ये सोर्स टेम्परेचर, ये सिंक टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट याद रखिए। मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा
वापस से क्लियर कर दूं, हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एक साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, यानी हीट पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अदरवाइज तो सिंगल स्टेप प्रोसेस में आप ऐसा कर सकते हो, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस में हम ऐसा कर सकते हैं कि हीट को हम पूरा वर्क में कन्वर्ट कर और करते हैं। आई थिंक सोचो आप आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है और जितना वर्क करता है उतनी ही वो हीट ले भी रहा है, तो जितनी हीट वो ले रहा है उतना ही वर्क कर रहा है। तो एक आइसोथर्मल एक्सपांशन में हीट पूरी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, बट वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। हम किसकी बात कर रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस की। तो अब यहां पर हाँ एक थॉट आता है, तो सर फिर हम इंजन में साइक्लिक प्रोसेस क्यों करें, केवल आइसोथर्मल प्रोसेस ही कर दो। बात तो सही है, अच्छी बात है। आप क्या करो, एक इंजन लो, उसको हीट दो, आइसोथर्मल एक्सपांशन करो, गुड जॉब, बिकॉज हीट पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में, 100% एफिशिएंसी। लेकिन अब वो इंजन आपके किसी काम का नहीं है, बिकॉज आप साइक्लिक प्रोसेस तो कर नहीं सकते, तो इंजन को रीयूज नहीं कर सकते। तो ठीक है, उस इंजन को फेंक दो, फिर एक नया इंजन लो, उसको हीट दो, आइसोथर्मल एक्सपांशन करो, फिर से हीट पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में। फिर से उस इंजन को उठाओ और फिर फेंक दो, फिर से हीट लो, फिर से नया इंजन लो, फिर से उसे हीट दो और उसको आइसोथर्मल एक्सपांशन के थ्रू वर्क में कन्वर्ट करो। गुड जॉब, आप 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन समझ पा रहे हैं कि क्या और साथ में हो रहा है, क्योंकि इंजन को आप बार बार यूज नहीं कर सकते हो, जबकि हमें तो इंजन को रीयूज करना है। तो इसीलिए बात हमेशा यहाँ पर किसकी होगी, साइक्लिक प्रोसेस की। हाँ, लेकिन ये कह सकते हो अगर थोड़ा फ्यूचर की बात करें, और वैसे तो आजकल पेट्रोल के और डीजल के जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है और कम हो गए, लेकिन हो सकता है नियर फ्यूचर में जब इनके रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएं और इनकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हम मान लो ऐसे कुछ इंजन्स बना लें जिसे शायद हम कुछ ऐसे कह सकें कि टाइनी इंजन्स या नैनो इंजन्स। नैनो इंजन से मेरा मतलब नैनो कार से नहीं है, नैनो मतलब छोटे, टाइनी इंजन से है। कुछ टाइनी इंजन्स हम बना लें या नैनो इंजन्स बना लें। जैसे एक टाइम पर आप लोगों ने सुना था कि जो कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर बना था, उसका सीपीयू जो था वो हम जनरली कहते हैं 3-4 बड़े कमरों के बराबर था, और आज की डेट में एक छोटे से ट्रांजिस्टर में उससे ज़्यादा कैलकुलेशन हम कर पाते हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ मिरेकल हो जाए कि ये जो बड़ी बड़ी साइज़ की इंजन आजकल हम अभी तक यूज़ करा रहे हैं, हम कुछ टाइनी यानी नैनो इंजन्स बना लें। फिर सोचो क्या होगा, एक नैनो इंजन होगा, हीट आएगी, वो नैनो इंजन में आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा, हीट पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इंजन जो है वो अपने आप डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एग्जॉस्ट पाइप से बाहर। फिर वहीं से एक छोटा सा नैनो इंजन फिर से अटैच हो जाएगा, फिर हम हीट देंगे, फिर वो आइसोथर्मल एक्सपांशन करेगा, फिर वो एग्जॉस्ट पाइप से बाहर हो जाएगा। राइट, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। फायदा क्या होगा, हीट हम पूरी वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। फिर आप पेट्रोल पंप में भी जाओगे तो वहां देखोगे एक तो होगा पेट्रोल पंप और एक होगा इंजन पंप, जहां आप जाके एक तो बोलोगे कि यार पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, तो 5 ml 7 ml कुछ पेट्रोल डाल दो, और फिर ऐसे बोलोगे इंजन के लिए एक काम करो यार, नैनो इंजन 1 मोल इंजन डाल दो, 2 मोल इंजन डाल दो। इस तरह की शायद कुछ टर्मिनोलॉजी आपको फॉलो करनी पड़े। तो खैर अपार्ट, मेनली पॉइंट ये कि हाँ, जो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें जो बात कर रहे हैं वो साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, और उस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। ये मैंने आपको कहा है, ये फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस आते हैं एफिशिएंसी निकालने के। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, T1 T2 जो हम पुट करेंगे वो T1 T2 जो होंगे वो केल्विन में होने चाहिए। फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, ये चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, लेकिन ये तभी लगाओगे जब ये कार्नोट साइकिल जो है वो हम रिवर्सिबली कर रहे हैं। तो ये उसके लिए फॉर्मूला है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के। और भी क्वेश्चन हम शीट में, और भी एग्जांपल्स है जहां पर हम किसी और साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा वहां पर भी हम देखेंगे कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, बिकॉज अभी भी हो सकता है आपको ये लग रहा हो सर एक कार्नोट साइकिल से हमने सब कुछ कैसे कंक्लूड कर दिया, तो आप किसी और साइक्लिक प्रोसेस को भी करोगे तो रिजल्ट्स तो यही रहेंगे। ठीक है, देन
बात ये तो कार्नोट साइकिल की हो गई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया, बट अब आप कह सकते हो सर स्टार्टिंग तो आपने कुछ और की थी एंट्रोपी से, और बातें हम करने लगे एफिशिएंसी की, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, यानी फिर एंट्रोपी वाला वर्ड कहीं भूल गए। तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम उसी ट्रैक पर है। अब वापस है, जो हमारा क्वेश्चन था मैं उसी पर आ रहा हूं कि हमें प्रूव करना है कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। कैसे करेंगे, चलिए वो अब हम यहां पर देखते हैं। तो हमारे पास एफिशिएंसी निकालने के दो फॉर्मूले हैं, ये और ये दो फॉर्मूले हैं। अब यहां पर थोड़ा सोच के देखिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं। इमेजिन करिए मेरे सामने दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेरे सामने दो स्टूडेंट्स हैं, राइट, ए और बी स्टूडेंट, ठीक है। उन दोनों को मैंने कहा, ए और बी स्टूडेंट दोनों को कहा कि आप एक काम करो, कार्नोट साइकिल करो, एग्जीक्यूट करो और उसकी एफिशिएंसी निकालो कार्नोट साइकिल की। दोनों को कहा मैंने। ए ने जो है, स्टूडेंट ए ने जो कार्नोट साइकिल किया है वो रिवर्सिबली किया, तो उसको पता उसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, T2 माइनस T1 अपॉन T1। टाइम की कोई टेंशन नहीं है, इनफाइनाइट टाइम हम सबके पास है, हम अमर हैं यूं कहते। तो स्टूडेंट ए ने ये फॉर्मूला लगा दिया, इससे एफिशिएंसी निकाल दी। लेकिन स्टूडेंट बी को मान लीजिए नहीं पता कि उसने जो प्रोसेस किया है वो रिवर्सिबली किया है या इरिवर्सिबली किया है। अब वो क्या करेगा, नहीं पता उसे रिवर्सिबली किया है इरिवर्सिबली, तो वो एफिशिएंसी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, ये वाला। हाँ, लेकिन एफिशिएंसी निकालने के बाद हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट बी ने प्रोसेस जो किया होगा वो कैसे किया होगा। कैसे बता सकते हैं, तो उसका तरीका है कि ये रिवर्सिबल वाले की एफिशिएंसी, इसके लिए हमें नहीं पता कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, लेकिन अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर आती है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर मैं इसको सिंपल थोड़ा सा अंडर ऐसे लिख दूंगा, नॉर्मल T2 माइनस T1 अपॉन T2, लेकिन हाँ ये वाला साइन भी यहाँ पर है, वो लगा के आप सोच सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करें तो 1 प्लस Q1 अपॉन Q2, 1 माइनस T1 अपॉन T2, 1 से 1 कैंसिल आउट। इसी को रीअरेंज करें तो Q1 अपॉन T1, इस T1 1 से 1 कैंसिल आउट किया, T1 को मैं इधर लेके आया, Q2 को इधर लेके गया, Q2 अपॉन T2 उसको इधर, ये आप सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको फिर से थोड़ा जनरलाइज करना पड़ेगा। ये जो साइक्लिक प्रोसेस हमने यहाँ पर किया, इस साइक्लिक प्रोसेस में दो ही स्टेप ऐसी थी जहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा था, बाकी किसी में नहीं हो रहा था। तो ये जो साइक्लिक, ये जो एक्सप्रेशन है वो आपको क्या बता रहा है कि जिन जिन स्टेप में हीट ट्रांसफर हो रहा था डिवाइड बाय टेम्परेचर, इस क्वांटिटी का सम जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। इन केस ऑफ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस आप कह सकते हो कि लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको अब हम फिर से जनरलाइज कर रहे हैं, और इसको अब हम जनरलाइज करके कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा करता है जिसमें 10 स्टेप होती है और जिसमें से 6-7 ऐसी स्टेप्स है जहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है,
6-7 ऐसे स्टेप्स है जहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जिन जिन स्टेप्स में हीट ट्रांसफर होगा, जिन जिन स्टेप्स में हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय टेम्परेचर, इन सभी टर्म्स का जो सम होगा Q by T, ये लेस देन इक्वल टू 0 फॉर इरिवर्सिबल और फॉर रिवर्सिबल इक्वल टू 0 होगा। और फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आप केवल रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो तो ये जो समेशन होगा, अब सिंस रिवर्सिबल मैंने लिख दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q रिवर्सिबल बाई T का समेशन क्या लिख सकता हूँ, 0। और अगर ये तो चलिए 5-10 स्टेप्स हुई, अगर आपको लग रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत सारी है, नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत सारी है, सारा साइक्लिक के लिए डिस्कस हो रहा है, तो यहाँ पर आप चाहो तो साइक्लिक हर एक के साथ लिख सकते हो, साइक्लिक, ये साइक्लिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, साइक्लिक वर्ड लिखा है। तो समेशन ऑफ Q बाई T ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस, अगर आप रिवर्सिबली कर रहे हो तो वो जो समेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बहुत सारी स्टेप्स है तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा यहाँ पर। तो समेशन ऑफ Q रिवर्सिबल बाई T ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस इज 0। और इसी Q रिवर्सिबल बाई T को हमने क्या लिख दिया, चेंज इन एंट्रोपी, यानी चेंज इन S एंट्रोपी ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस इज 0। याद करो एक स्टेटमेंट, चेंज इन फाई ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस, अगर 0 आता है तो वो फाई क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर चेंज इन S ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस 0 आ रहा है, तो ये जो S होगा वो S क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन होगा। ये S जो होगा वो एक स्टेट फंक्शन होगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये Q रिवर्सिबल बाई T के केस में ही है। अगर यही आप इरिवर्सिबली करोगे तो इक्वलिटी वाला साइन नहीं आएगा, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो तो यहां पर Q इरिवर्सिबल बाई T इज लेस देन 0। इसको हमने डेल्टा S नहीं लिखा है, इसको आप कोई और टर्म डिफाइन कर सकते हो, dz कह सकते हो, dz कह दोगे, लेकिन वो dz जो है वो 0 नहीं आ रहा, तो वो जो z आप डिफाइन करोगे वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर Q रिवर्सिबल अलग टर्म है, Q इरिवर्सिबल अलग टर्म है। तो एंट्रोपी चेंज के लिए हमने Q रिवर्सिबल बाई T है तो ही हम इसे ds लिख रहे हैं, और उस केस में ये जो s होगा वो एक स्टेट फंक्शन होगा, वो एक स्टेट फंक्शन होगा। ये एक्सप्रेशन वैलिड है, ये एक्सप्रेशन सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, बट इसे आप एंट्रोपी नहीं लिख सकते, चेंज, इसको आप ds नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो हमने ऐसे डिफाइन किया है। इसको आप कोई और टर्म डिफाइन कर सकते हो, इसको लेट से मैं d फाई लिख देता हूं, हाँ, लेकिन वो जो फाई होगा वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो यहां से इस पूरे डेरिवेशन से कह सकते हो कि हाँ, एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, राइट। कह सकते हो कि बड़ा सा डेरिवेशन है और ऐसा लग रहा है उसमें से एक चीज निकल के भी आई है, हाँ, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है सर कुछ ठीक है, बोल दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसका यूज जो है वो समझ में नहीं आया। तो मैं फिर से कहूँगा हर एक चीज में अभी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, वो भी समझ में आएगा, क्योंकि मुझे हर एक चीज को जस्टिफाई करना है, उसका प्रूफ भी देना है। तो ये उसका प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है कि क्यों हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है, और ये मैथमेटिकल प्रूफ है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग समझाता हूँ। मीनिंग बेसिकली सबसे ज्यादा बहुतों को कंफ्यूजन कहाँ होता है कि सर Q बाई T क्यों नहीं बोल दिया, सिंपली Q रिवर्सिबल बाई T ही क्यों बोला है। उसको मैं दो यहां से भी वो कुछ चीज समझ में आ रही है, लेकिन उसी पार्ट को मैं थोड़ा और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि Q रिवर्सिबल बाई T ही हम क्यों बोल रहे हैं, वो हम थोड़ा और समझते हैं। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, अब ये जो ds है इक्वल्स टू हम कह रहे हैं Q रिवर्सिबल बाय T, S स्टेट फंक्शन बोला है, ds क्या है, चेंज इन स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर S अगर स्टेट फंक्शन है तो ये ds जो होता है चेंज इन स्टेट फंक्शन, ये भी पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, ये पाथ के इंडिपेंडेंट है। यानी ये जो Q रिवर्सिबल बाय T टर्म है ये पाथ के इंडिपेंडेंट है। देखिए इंपॉर्टेंस जो है ना यहाँ पर Q रिवर्सिबल बाई T की है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक है, आपने इसको एक नाम दे दिया, एंट्रोपी दे दिया, एक नाम बोल दिया, इंपॉर्टेंस इस टर्म की है कि ये जो एक टर्म है हमारे पास Q रिवर्सिबल बाई T, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये कि A से B
ए से बी बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। ए से बी अगर आप जा रहे हो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, ये से ऐसे ऐसे। इनमें से बहुत सारे रिवर्सिबल भी होंगे, बहुत सारे इरिवर्सिबल भी होंगे। अभी मैं केवल रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं। बहुत सारे रिवर्सिबल पाथ होंगे। हाँ, हर एक रिवर्सिबल पाथ का जो क्यू होगा, क्यू तो पाथ डिपेंडेंट है, क्यू रिवर्सिबल इसका अलग हो, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, क्यू रिवर्सिबल सबका अलग अलग होगा क्योंकि पाथ अलग अलग। लेकिन एक जो क्यू रिवर्सिबल बाई टी है वो सभी का सेम होगा। यानी इस पाथ का क्यू रिवर्सिबल अलग है, इस पाथ का क्यू रिवर्सिबल अलग है, इस पाथ का क्यू रिवर्सिबल अलग है, लेकिन इन सभी पाथ का क्यू रिवर्सिबल बाई टी सेम होगा। यहां पर बहुतों को लग रहा है सर कैसे क्यू रिवर्सिबल अलग अलग है तो सबको टी से डिवाइड कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो तब जाके ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ ऐसा मत सोचना बस टी कोई कांस्टेंट टेम्परेचर, उस पाथ में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यू रिवर्सिबल इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन क्यू रिवर्सिबल बाई टी की वैल्यू जो होगी इसके लिए या इसके लिए, जितने भी रिवर्सिबल पाथ है सबके लिए क्यू रिवर्सिबल बाई टी की वैल्यू सेम होगी, वो अलग अलग नहीं होगी, चाहे कितनी भी पाथ तुम यूज कर लो। लेकिन अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबल पाथ की तो ए से भी बहुत सारे इरिवर्सिबल पाथ भी होंगे, सबका क्यू इरिवर्सिबल भी अलग अलग होगा, सबका क्यू इरिवर्सिबल भी अलग अलग होगा, और उसका क्यू इरिवर्सिबल बाई टी करोगे, क्यू इरिवर्सिबल बाई टी करोगे वो भी अलग अलग होगा, वो भी सेम नहीं होगा क्योंकि वो पाथ के इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यू इरिवर्सिबल भी पाथ के डिपेंडेंट है और क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, क्यू इरिवर्सिबल बाई टी ये भी पाथ के डिपेंडेंट है। लेकिन क्यू रिवर्सिबल जो है हम कह रहे हैं वो पाथ के डिपेंडेंट है, बट क्यू रिवर्सिबल बाई टी ये पाथ के इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर अगर अब मैं इसको ऐसे पुट करता हूं कि अगर ए से बी आप जा रहे हो और मैं आपको एक डेटा दे देता हूं कि क्यू रिवर्सिबल बाई टी की वैल्यू इतनी है, तो आप कह दो ठीक है सर मुझे आपको पाथ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? बिकॉज आप कोई सा भी, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल बाई टी मैंने बोला है तो आप कोई सा भी रिवर्सिबल पाथ ले लो, क्योंकि इस ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सबके लिए वो वैल्यू सेम है, तो मुझे पाथ बताने की जरूरत नहीं है आपको कि कौन से पाथ से जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको क्यू इरिवर्सिबल बाई टी की वैल्यू देता हूं, क्यू इरिवर्सिबल बाई टी की वैल्यू अगर मैं आपको देता हूं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये इस पाथ के लिए है, पाथ नहीं बदल सकते। अगर कोई दूसरा पाथ है तो उसके लिए क्यू इरिवर्सिबल बाई टी की वैल्यू अलग होगी, कोई और पाथ है तो उसके लिए क्यू इरिवर्सिबल बाई टी की वैल्यू अलग होगी। यानी अगर मैं क्यू इरिवर्सिबल बाई टी की वैल्यू देता हूं तो हमेशा मुझे पाथ बताना जरूरी है, लेकिन क्यू रिवर्सिबल बाई टी की वैल्यू देता हूं तो मुझे पाथ बताने की जरूरत नहीं होगी। ये डिफरेंस है। या इसे यूं कह दो, ये चीज कोई नई नहीं आपको अभी लग रहा है, बिकॉज ये वर्क डन और डेल्टा यू में ऐसे ही करते हो आप। अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं ए से बी इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2, बताओ डेल्टा यू कितना होगा, आप फट से आंसर निकाल देते हो। ये नहीं पूछते हो सर किस बात से गए, ये नहीं पूछते आप। डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी, चाहे सिंगल स्टेप में गए, टू स्टेप में गए, कैसे भी गए, घुमा फिरा के, क्योंकि डेल्टा यू पाथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये T1 ये T2 आंसर आ जाता है। लेकिन यही मैं कहता हूं वर्क डन निकालो, नहीं निकालते। आप पूछोगे सर पाथ बताओ, इस पाथ से जाओगे आंसर अलग है, इस पाथ से अलग जाए, इस पाथ, यानी आप मुझे वहां पर पाथ पूछोगे, जबकि डेल्टा यू में आप पाथ नहीं पूछोगे। वही चीज मैं यहां पर कह रहा हूं, क्यू रिवर्सिबल बाई टी का डेटा मैं आपको देता हूं, इट्स ओके, आप डेटा यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है किसी भी पाथ से जाएंगे आंसर यही रहेगा। लेकिन अगर क्यू इरिवर्सिबल बाई टी है तो वो पाथ पर डिपेंड करता है, आप मुझसे पाथ पूछोगे, तो ये इंपॉर्टेंस है। यानी क्यू रिवर्सिबल बाई टी जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसे मैं यूं कह सकता हूं, लेट्स से इसकी एक वैल्यू ले लेते हैं, ये 50, इसकी यूनिट देखोगे तो जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ये 50 जूल पर केल्विन है। तो अगर मैं कहता हूं क्यू रिवर्सिबल बाई टी की वैल्यू 50 जूल पर केल्विन है, ए से भी किसी भी पाथ से जाओ ये 50 जूल पर केल्विन ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अब इसी 50 जूल पर केल्विन को मैंने नाम दे दिया, यूं कह दो चेंज इन एंट्रोपी। यानी ए से बी जाने पर एंट्रोपी में कितना चेंज हो रहा है, 50 जूल पर केल्विन का चेंज हो रहा है, 50 जूल पर केल्विन का चेंज हो रहा है। तो मतलब
अब एंट्रोपी नहीं पता, बस ये पता है इस पॉइंट, ना तो मैं ए पॉइंट की एंट्रोपी पता है ना हमें बी पॉइंट की एंट्रोपी पता है, लेकिन हमें ये पता है ए से बी पॉइंट पर जब हम जा रहे हैं तो एंट्रोपी में चेंज कितना हो रहा है 50 जूल का, यानी यहाँ पर एंट्रोपी अगर 100 है तो यहाँ 150 होगी, यहाँ 200 है तो यहाँ 250 होगी, यहाँ 300 है तो 350 होगी। इसको आप थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी से समझ सकते हो। ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पोटेंशियल एनर्जी में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी में आप चेंज निकाल लेते हो, मैं डायरेक्टली जाऊँ, घूम फिर के जाऊँ, इधर से जाऊँ, कैसे भी जाऊँ, ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ गया, चेंज आ गया। इनफैक्ट ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। आपको इस पॉइंट की और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है, वो नहीं पता, लेकिन आपको उनका चेंज पता है। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सपोज 50 जूल है, आप कहोगे यहाँ 100 तो यहाँ 150, यहाँ 200 तो यहाँ 250, यहाँ 300 तो यहाँ 350, वो हमें पता है। इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है ना, इस पॉइंट की पता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस पता है। उसी तरह से ए से बी की एंट्रोपी चेंज कितना है वो हमें पता है कि इन दोनों के बीच का एंट्रोपी चेंज 50, वो फिक्स है। वो एंट्रोपी चेंज जो है ds वो फिक्स्ड है, वो एक बार अगर आपने निकाल लिया इन दो पॉइंट्स के बीच में वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। इन दो पॉइंट्स के बीच का एंट्रोपी डिफरेंस जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, जैसे इन दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। उसी तरह से ये एंट्रोपी चेंज फिक्स्ड है, हमें ना ए पॉइंट की एंट्रोपी पता है ना बी पॉइंट की एंट्रोपी पता है, लेकिन दोनों पॉइंट के बीच का एंट्रोपी का डिफरेंस जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। मुझे पाथ बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं कहूंगा ये ए पॉइंट ही है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का एंट्रोपी का डिफरेंस जो है वो 50 है, ये मैं बता सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए एंट्रोपी चेंज निकालना है तो वो क्यों रिवर्सिबल से निकालो। हाँ, बहुतों को अब यहाँ एक डाउट आता है कि सर इसका मतलब ये एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला आपने क्यों रिवर्सिबल बाय टी लिखा है, तो क्या ये तभी एंट्रोपी चेंज होगी जब हम रिवर्सिबल पाथ से जाएंगे? नहीं। अब अगर आप ए से बी, जैसे मैंने कह दिया तो फिक्स है, चेंज हो ही नहीं सकता 50, लेकिन अब आप में से कोई ए से बी इरिवर्सिबल पाथ से जा रहा है, आप में से कोई इरिवर्सिबल पाथ से जा रहा है, एंट्रोपी चेंज तो उसका भी होगा, एंट्रोपी चेंज तो उसका भी होगा, लेकिन वो उस पाथ के क्यू से अपना एंट्रोपी चेंज नहीं निकालेगा। अगर उसे भी अपना एंट्रोपी चेंज निकालना है तो वो भी ए से बी किस पाथ से जाएगा, रिवर्सिबल से, और उसका क्यू यूज करेगा, उसका क्यू यूज करेगा। या ऑलरेडी मेरे पास डेटा है कि ए से बी एंट्रोपी चेंज 50 जूल पर केल्विन है ए से बी का। अब आप में से कोई रिवर्सिबली जा रहा है, कोई इरिवर्सिबली जा रहा है,